0.14, अप्रोक्सीमेट आंसर 0.14 ग्राम। x इक्वल्स टू पॉसिबल हो जाएगा 0.14 ग्राम और ये फाइनल हो गया। देख इसको मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, यहां देख सब ध्यान से। अगर निकल सल्फेट से, अरे ठीक से कैलकुलेट करना, 45.36 कैसे होगा, ठीक से कैलकुलेट करो। ये करेक्ट आंसर है 0.14। चलो यहां ध्यान दो सारे। क्यू यूज्ड कितना आ रहा, क्यू यूज्ड कितना आ रहा, ये इतना नहीं आ रहा क्या? अगर ये यहां से कट करोगे कितना हो जाएगा 0.36। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। 0.36 तो यही करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर। अरे सही आंसर है भाई, ठीक से कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन में भी गड़बड़ कर रहा है। ये सही आंसर है। अरे इधर आ गया 0.6 ना, फिर इनको मल्टीप्लाई करके 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेक्ट आंसर है। हाँ देख भाई दोबारा देख इसको। निकल सल्फेट से अगर आपको निकल फाइंड करना है तो आपको इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ये तो श्योर है। इस रिएक्शन से बिल्कुल जाहिर है कि निकल का जो एन फैक्टर होगा वो 2 के बराबर होगा ना। देख करना तो यही है, करना बिल्कुल यही है, मगर कुछ होमवर्क तो आपको पहले से करना पड़ेगा ना। होमवर्क आपको कुछ पहले से करना पड़ेगा। दैट इज क्या क्या होमवर्क मैंने करा बोल। आपको यहां पर इफिशियंसी गिवन है ना, और इस बात का जिक्र मैंने बार बार कर दिया कि जो फैराडे का नंबर कैलकुलेट होगा वो यूज्ड चार्ज से कैलकुलेट होगा ना भाई, वही वो चार्ज है जिसको सिस्टम यूज कर पा रहा। तो सबसे पहला टास्क यहां पर था क्यू यूज्ड को कैलकुलेट करना, जो कि बहुत सिंपल है ना। देख अप्लाइड क्यू आपको दिया, उसको आईटी से कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, दिख रहा सबको ना। और ईटा का ये फॉर्मूला होता है, मतलब सिंपल है, यहां पर क्यू यूज्ड को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है ना। जब एक बार क्यू यूज्ड कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, बस आपको एनएफ इक्वल्स टू एनई करना है। एनई को लिखा जा सकता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स को मास बाय मोलर मास करेंगे, मास को यहां पर एक्स मानेंगे और कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाएगा। अरे समझे बात को ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर ना? नोट करके जल्दी कंप्लीट करो, इसको नोट करके जल्दी कंप्लीट करना है, कंप्लीट करो। देख मोलैरिटी का यूज यहां पे नहीं हुआ ना, वो खाली वैसे ही दिया हुआ है। मोलैरिटी का यूज आपको यहां पे करना नहीं है ना, वो ऐसे ही दिया हुआ है कि भाई इतना सारा Na2+ आपके पास प्रेजेंट है, उसमें से कितना Na2+ का रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो मोलैरिटी यूज मत करना, उसका कोई मतलब है नहीं यहां पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का डिस्कशन आपको करना पड़ेगा, इसको नोट कर लो। 23rd क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, चलो जल्दी नोट करो इसको। हो गया नोट सबका? चलो आ जाओ 23rd क्वेश्चन पे। देख ये कैसे करना, चलो मैं इसको हटा रहा हूं, 23rd क्वेश्चन पे।
in the electrolysis of an aqueous solution of sodium hydroxide, in the electrolysis of aqueous solution of sodium hydroxide, 2.8 liter of oxygen was liberated at anode at NTP. How much hydrogen was liberated at cathode? देखो एक चीज सोचो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस यहां पे करा गया, एनोड पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहां पर होना है, कैथोड पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन यहां पर होना है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो आपको यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सोचना पड़ेगा। एक बात तो स्पष्ट है ना, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जो चार्ज एनोड को मिलेगा वही चार्ज कैथोड को मिलेगा। इस बात से सारे सहमत हो? और होगा ना। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इमेजिन करते हैं, अगर उसको करंट हम प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग अ सेल, तो ऑब्वियस सी बात है जो चार्ज एनोड पर जाएगा वही कैथोड पर भी जाएगा ना। सोच के देखो, जो चार्ज एनोड पर जाएगा वही कैथोड पे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखिए, तो चलो इसको बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। हम बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसके बाद बाकी सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो चलो करते हैं ना। चलो पहले स्पीशीज कलेक्शन यहां पे करेंगे। आपको सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन करना पड़ेगा, Na+, उसके बाद यहां पे लिखा जा सकता है OH-। रही बात यहां पे वाटर की, वाटर H+ और OH- का फॉर्मेशन करेगा ना, तो वाटर का OH- इसी में काउंट हो जाएगा। और बताइए, H+ यहां पे वाटर का अलग से लिखा जाएगा, प्लस यहां पे वाटर बहुत सारा अनडिसोसिएटेड रह जाएगा। इसको यहां पे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब जरा सोच के देखो, चूंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब OH- यहां पर काफी सारा होगा ना। क्या इस बार OH- का नेग्लेक्शन करेंगे? सोच के बताना, क्या इस बार OH- का नेग्लेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? बता लिख के। नेग्लेक्शन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ना। मगर H+ का कंसंट्रेशन बहुत कम। अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर H+ का जो कंसंट्रेशन होता है ये तो बहुत कम हो जाता है ना, ये सब आपको आइडिया होगा पहले से। तो H+ का कंसंट्रेशन यहां पे 10⁻⁻7 मोलर से भी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है ना, तो H+ यहां पे मैटर नहीं करेगा। हाँ भाई, अब जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन होगा, वो बाकी सारी स्पीशीज में पॉसिबल हो सकता है। अब ध्यान से देखिए करते क्या है। अगर हम बात करें एट एनोड ना, देखो अगर एट एनोड यहां पे बात करेंगे, देख क्या हो सकता है। एनोड पे दे OH- का जो SOP होता है वो वाटर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। OH- का SOP वाटर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जानना जरूरी भी नहीं है, ये जानना जरूरी भी नहीं है। जितना कुछ मैंने जितने केस मैंने पिछले क्लास में करे ना, आप उतना ही कर ले, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी होता है। कैसे होता है मैं आपको बता दूं। देख, एनोड पे OH- का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन यहां पर होगा कैसा, बोल OH-। और जैसा यहां पे साफ कहा गया है, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, यहां पे साफ साफ कहा गया है कि OH- से यहां पर O2 का फॉर्मेशन करना पॉसिबल होगा। ऐसा तो यहां पे साफ बोला गया ना, OH- से यहां पर O2 का फॉर्मेशन करना पॉसिबल होगा, ऐसा कहा गया। तो चलो इसको अगर वही रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से बैलेंस करेंगे, सोचो क्या कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना है, यह काम करना सीधे। देख मैं तो सीधे कर दे रहा हूं, बाकी आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट से बैलेंस कर सकते हैं। यहां पे 4OH- कर दो तो क्या रिजल्ट आएगा, O2 प्लस यहां पर होगा वाटर प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस करें तो यहां पे 2 लगाएंगे, यहां पे 4 अप्लाई करेंगे, ये रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। हाँ भाई हो गया बैलेंस। देखो चार्ज है -4, इधर चार्ज है -4, और बता भाई 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, बिल्कुल सही। ये रिएक्शन होता है। अब ये बता मुझे, ऑक्सीजन का एन फैक्टर यहां पर क्या होगा, बता भाई। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन का डेटा दिया हुआ है ना, जब आप NF = Ne करेंगे तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर कैलकुलेट करना जरूरी होगा। और ये 4 के बराबर है ना। देखिए O2 के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के 4 मोल्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब यहां पे बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जो एन फैक्टर यहां पर O2 का आएगा मस्ट बी इक्वल टू 4। जो O2 का एन फैक्टर होगा मस्ट बी इक्वल टू 4। और याद करिए, अगर आपसे एग्जाम में गलती हो भी जाती है, वाटर का ऑक्सीडेशन अगर आप करा देते हैं, मान लो आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा, वाटर का ऑक्सीडेशन करा दिया, आप याद करो जब वाटर का ऑक्सीडेशन हम करते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम वाटर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 ही आएगा ना, याद है सबको।
तो भी ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 ही आएगा। पिछली क्लास के नोट्स में देख लेना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एक चीज मैं बताऊं, देख ये हमेशा होता है, हाइड्रोजन का एन फैक्टर होगा 2, है ना, और ऑक्सीजन का एन फैक्टर होगा 4। ये हमेशा होता है, चाहे कोई सा भी रिएक्शन हो ना, कोई सा भी रिएक्शन हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई सा भी रिएक्शन रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस के हर सवाल में हाइड्रोजन का एन फैक्टर 2 के बराबर होगा। हमने ये भी साबित किया था ना। और जो ऑक्सीजन का एन फैक्टर होगा वो 4 के बराबर होगा। तो अगर आपसे गलती हो भी जाती है, अगर मान लीजिए आप वाटर का ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो भी दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर ऑक्सीडेशन वाटर का भी आप करोगे तो O2 का जो एन फैक्टर होगा ये 4 के बराबर ही तो होगा। तो मतलब यहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है, हमेशा H2 का एन फैक्टर 2 के बराबर होता है, O2 का एन फैक्टर 4 के बराबर होता है। ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस में होता ही होता है, इसमें हम कोई एक्सेप्शन इसका हमें कभी नजर आता ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर गलती हो जाती है तो भी एन फैक्टर 4 ही आएगा। और वैसे आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, सब्जेक्टिव तो देना नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन थोड़ी डिमांड करते एग्जाम में। यानी कि अगर वाटर भी लिया जाए तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 ही आएगा, मतलब आप गलती कर भी लेंगे तो भी O2 का एन फैक्टर 4 ही आएगा। याद कर लो, H2 का एन फैक्टर हमेशा 4 होगा, सॉरी H2 का एन फैक्टर हमेशा 2 होगा और O2 का एन फैक्टर हमेशा 4 हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। अब बताइए, अगर मैं कैथोड की बातें करूं, अगर यहां पे बात करते हैं, बोल क्या, एट कैथोड, सोच अगर यहां पे कैथोड की बातें करेंगे तो रिडक्शन यहां पे H+ का होगा, बिल्कुल नहीं, रिडक्शन यहां पे वाटर का होगा ना। अगर आपसे गलती हो जाती है, देखिए मैं बता रहा हूं, वाटर का रिडक्शन मैंने करना सिखाया था पिछली क्लासेस में। यहां पे 2 अप्लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एप्लीकेबल होगा, फॉर्मेशन यहां पर होगा H2 का, प्लस क्या रिजल्ट आएगा 2H-। हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो जो एन फैक्टर यहां पर होगा हाइड्रोजन का, ये 2 के बराबर हो जाएगा। और बताइए, अगर आपसे गलती हो जाती है, मान लीजिए आप H+ को रिड्यूस करके हाइड्रोजन बना लेते हो, अगर आप ये कर लो, अगर गलती से आप ये कर लेते हो 2H+, इसका रिडक्शन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन आपको कराना पड़ेगा ना, और यहां पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन आप करेंगे। ये रिएक्शन होता है H+ का रिडक्शन का। यहां पर भी हाइड्रोजन के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब यहां पर भी जो एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन होगा, ध्यान से, यहां पर भी जो एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो 2 के बराबर भी होगा। मतलब अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है, गलती हो भी जाती है, तो भी आंसर तो सही आने वाला है। भले ये रिएक्शन होगा नहीं, मगर गलती से अगर रिएक्शन आप लिख भी देते हैं ना, तो भी एन फैक्टर तो 2 ही आएगा ना। और आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से मतलब है, जो कि एन फैक्टर से ही कैलकुलेट होता है। तो अब इस बात को याद कर लो कि हाइड्रोजन का एन फैक्टर हमेशा 2 के बराबर होगा, ऑक्सीजन का हमेशा 4 के बराबर होगा। कब? जब इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन आएंगे। बाकी समय कोई गारंटी नहीं है, मगर जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात होती है ना, तो यही होता है, आपको यही फॉलो करना होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे। चलो इसके बाद देख, बड़ा सिंपल सा मामला है। ये देख, जो चार्ज एनोड को वही चार्ज कैथोड को मिलेगा, सबको श्योर है। सोचो, जो चार्ज, जब से अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप एज्यूम करोगे, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बातें करेंगे, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे, तो जो चार्ज एनोड को वही चार्ज कैथोड को जाएगा ना। अरे सहमत हो सारे इस बात से? लिख के बता भाई। अरे ये तो होगा ना, जो चार्ज एनोड को वही चार्ज किसको देंगे? किस बेवकूफ ने बोला कि Na+ का रिडक्शन करेंगे? अरे गधा, पिछली बार बोला था ना, पिछली बार ये जो 10 एग्जाम्पल मैंने कराया, इसीलिए कराया ना, Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है। फालतू के क्वेश्चन मत पूछो भाई, ये हो चुका है नोट्स में कि Na+ और वाटर में Na+ का रिडक्शन नहीं तो वाटर का होता है। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं, एनोड पे जो चार्ज जाएगा वही कैथोड पे जाएगा ना, इसमें सब सहमत हो? तो अगर एनोड कैथोड पे सेम चार्ज जाता है, सोचिए, अगर एनोड कैथोड पे सेम चार्ज जाता है, इसका मतलब है कि जो फैराडे का नंबर होगा दोनों पर सेम जाएगा। हाँ भाई, चार्ज अगर सेम है तो NF भी सेम है ना। लिख के बता भाई, समझ में ना सबको? NF का मतलब क्या? चार्ज भाई फैराडे। अरे होगा ना, अगर चार्ज सेम है तो नंबर ऑफ फैराडे भी सेम ही होगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ फैराडे की बात करूं, देख आपका जो नंबर ऑफ फैराडे होगा, एनोड का एग्जांपल लेंगे, अगर एनोड की बात करेंगे, बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जो आपका नंबर ऑफ फैराडे होगा इज इक्वल टू क्या पॉसिबल होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। अरे पॉसिबल है ऐसा? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, NF इक्वल्स टू NE करना है,
तो जो नंबर ऑफ फैराडे होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर कैथोड की बात करेंगे, बोल क्या, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है ना, और कैथोड पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको यहां पे दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। देख कैसे करेंगे। अगर मैं कैथोड की बात करूं, बहुत आसानी से कहा जा सकता है जो नंबर ऑफ फैराडे होगा इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अब बताइए, जो चार्ज एनोड पर वही चार्ज कैथोड पर जाएगा, सबको श्योर है ना, मतलब एनएफ यहां पे दोनों का सेम रहेगा। अरे एनएफ यहां पर क्या होगा, दोनों का एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब ध्यान से देखो, मतलब यहां पे इक्वेट करके बहुत आसानी से बोला जा सकता है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन होगा इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना कर सकते हो? अब ध्यान से देखिए, अब ये सब आपको याद होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो एलएचएस को लिखा जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू आपको यहां पे एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू व्हाट अबाउट आरएचएस बोल। अगर आरएचएस की बात करेंगे, इसको यहां पे कर सकते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू आपको यहां पे करना पड़ेगा एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा करोगे? अब बिल्कुल ध्यान से देखो, हाँ भाई, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट आपको याद होगा ना, मोल का वॉल्यूम कॉन्सेप्ट सबको याद है? अरे याद है, लिख के बता। अगर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट से 22.8 लीटर ऑक्सीजन, अगर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट से मोल्स का नंबर कैलकुलेट करते हैं तो आपको V अपॉन वीएम करना पड़ता है ना, याद है? आपको V अपॉन वीएम करना पड़ेगा, सबको श्योर है। चूंकि कंडीशन यहां पर एनटीपी है, तो जो मोलर वॉल्यूम होगा मस्ट बी इक्वल टू 22.4 लीटर। आई होप आपको याद होगा। वो इतना बेसिक मामला तो सबको याद होना ही चाहिए। अब यहां देख सब ध्यान से देखो, चलो हाइड्रोजन का एन फैक्टर यहां पे 2 के बराबर होगा मल्टीप्लाइड बाय, बता भाई, अगर हाइड्रोजन का मोल्स कैलकुलेट करा जाए तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, अरे करना पड़ेगा ना। तो मतलब हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम यहां पर x लीटर है, मोलर वॉल्यूम क्या याद का 22.4। अबे समझे क्या किया मैंने? एक काम करते, रुक जा, उल्टा लिख दिया ना तो आपको दिक्कत हो सकती। पहले एन हाइड्रोजन लिखो, एन हाइड्रोजन यहां पर क्या होगा बोल, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, अरे होगा ना। बताओ वॉल्यूम कितना, x लीटर मान इसका x कैलकुलेट करना है ना, और जो मोलर वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू 22.4। याद है कि नहीं याद है सबको, बता। अबे याद है, इतना तो याद होगा तभी क्वालिफाई करोगे ना। मोल्स होता है V अपॉन वीएम, अबे होता है ना, और एनटीपी कंडीशन का जो मोलर वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। तो एन हाइड्रोजन यहां पर क्या बोल, हाइड्रोजन का वॉल्यूम अपॉन उसका मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, और सोच एन फैक्टर हाइड्रोजन का हमने 2 कैलकुलेट करा, दिस इक्वल्स टू, अगर एन ऑक्सीजन की बात करेंगे बोल क्या लगता है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, अरे होगा ना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। बताइए, ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहां पे 2.8 लीटर है, जो मोलर वॉल्यूम यहां पर होगा मस्ट बी इक्वल टू 22.4 लीटर, और इसका जो एन फैक्टर यहां पर है वो 2, सॉरी कितना, 4 है ना। ऑक्सीजन का एन फैक्टर यहां पे 4 के बराबर है। कुछ ऐसा करेंगे, बहुत आसानी से x कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। चलो करते हैं ना, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कैंसिल होगा, सीधा रिजल्ट है ये 5.6 आएगा ना। मतलब यहां पर x कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 5.6 लीटर। ये हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हो गया। चलो इसको दोबारा देख ले, एक मिनट यहां देख ले, एक रिवीजन में कर दे रहा हूं, नोट करते रहो। हाँ भाई, अगर आप एनोड कैथोड पे गलती करते हैं तो भी आपका जो एन फैक्टर होगा वो वही आएगा, सही एन फैक्टर ही आएगा। तो खैर कायदे से OH माइनस का ऑक्सीडेशन यहां पर होना चाहिए और वाटर का रिडक्शन यहां पर होना चाहिए। वाटर और Na प्लस में पिछली क्लास में बताया था ना कि वाटर और Na प्लस में Na प्लस का जो SRP होता है वो कम होता है, तो वाटर का रिडक्शन होगा, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन, वाटर का रिडक्शन होगा, कायदे से O2 का एन फैक्टर 4 आएगा, H2 का एन फैक्टर 2 आएगा। अगर आपसे गलती हो जाती है तो भी एन फैक्टर 4 और 2 ही आएगा। आप करके देख लो, हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस में H2 का एन फैक्टर आपका 2 के बराबर होना है और O2 का 4 होना है, क्लियर ना। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जो चार्ज एनोड पर वही चार्ज कैथोड पर जाएगा ना। अरे सेल तो एक ही है ना भाई, कॉमन सेंस की बात है। तो सोचिए, जो फैराडे एनोड पर वही फैराडे कैथोड पर जाएगा, तो NF इज इक्वल टू Ne फॉर O2, NF इज इक्वल टू Ne फॉर H2। तो यानी कि RHS बराबर करेंगे, LHS यहां पे सेम है, दैट्स वाई। फिर मोल्स को V अपॉन वीएम करेंगे, आराम से कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5.6 लीटर, जो V हाइड्रोजन है, ये हमारा V हाइड्रोजन है, और आंसर इसके जरिए कैलकुलेट हो जाएगा। चलो ये नोट कर लो जल्दी से।
उसके बाद करना क्वेश्चन नंबर 24। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। सबका हो गया ना? अबे हटा दो उसको। ओके, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 24। चलिए जी। A mixture of hydrogen and oxygen is evolved when dilute solution of sodium hydroxide is electrolyzed. How many moles of each gas would be liberated by a current which deposited 20.942 gram of silver? उसको 21 ग्राम कर देना भाई। 20.942 को 21 कर दो भाई, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम सिल्वर के 21 ग्राम को यहां पे लेके उसके अकॉर्डिंग आंसर कैलकुलेट करेंगे। देख सवाल क्या है, थोड़ा ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है। देख, एक ऐसा चार्ज हमारे पास है जो कि सिल्वर को डिपॉजिट कर रहा है। सिल्वर का मास कितना डिपॉजिट कर रहा है? 21 ग्राम। कितना मास? 21 ग्राम। और आपको पता है सिल्वर का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है, +1 ना। डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है सबने? सिल्वर एजी प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखो, आपका जो सिल्वर होगा वो एजी प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमेशा। एजी प्लस ही सुना है ना, कभी Ag2+ देखा? भाई इतनी केमिस्ट्री पढ़ी है, इनऑर्गेनिक इतना पढ़ा हुआ है, 11th का पूरा पढ़ा है, 12th का पढ़ रहे हो, क्या +1 स्टेट से कुछ और सिल्वर का स्टेट आपको कभी नजर आए? नहीं, सिल्वर हमेशा +1 स्टेट में होता है। किसमें होगा? तो +1 स्टेट में होगा। तो सोच, सिल्वर का डिपोजिशन करा गया है, ध्यान से देखना, सिल्वर का डिपोजिशन करा गया है, तो क्या उसे चार्ज कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा? सिल्वर का एटॉमिक मास या मोलर मास 108 होता है। अब इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका, अबे तरीका सोचने का सीखेगा। बार बार मैं बोलता हूं ना कि थॉट प्रोसेस को सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ कॉपी थोड़ी करना, वहां तो खुद का दिमाग लगाना। तो पहले क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस समझ लें। देख, आपको यहां पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मोल्स कैलकुलेट करना है ना, यानी आपको NF = Ne करना पड़ेगा। तो अगर आपको मोल्स का नंबर कैलकुलेट करना है तो फैराडे का नंबर कैलकुलेट किया जाना चाहिए। अगर आपको मोल्स का नंबर कैलकुलेट करना है तो हर हाल में आपको फैराडे का नंबर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। बता फैराडे का नंबर निकालेंगे कैसे? कोई बता सकता है फैराडे का नंबर कैसे निकालेंगे? सिल्वर के डिपोजिशन का जिक्र यहां पर है, सिल्वर का मास आपको दिया हुआ है, तो बड़ी आसानी से, देख बहुत आसानी से आप नंबर ऑफ फैराडे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। पहले निकालते हैं नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है ना। देखो इधर सिल्वर के डिपोजिशन का जिक्र यहां पर है, और ये डिपोजिशन होगा कैसे? सिल्वर हमेशा +1 स्टेट में ही होता है। Ag+ यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बोल क्या रिजल्ट आएगा? सिल्वर आ गया। चलो सबसे पहले सिल्वर का n फैक्टर कैलकुलेट कर ले, बोल क्या आंसर आएगा? 1। सिल्वर का जो n फैक्टर यहां पर होगा =1 ना। और देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपके पास सिल्वर का मास यहां पे प्रेजेंट है, बोल कितना मास है? मैंने इसको चेंज करके 21 ग्राम कर दिया था ना, तो आप इसको 21 ग्राम आप भी कर लो। अब बताइए मुझे, इस पूरे प्रोसेस में जो फैराडेज का नंबर होगा उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? लिख के बता, क्या पूरे प्रोसेस में फैराडेज का नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल है? अबे है ना, कैसे निकालेंगे बता?
हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैराडेज। क्वेश्चन को समझ, इससे जो फैराडे आएगा वही जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में ना, क्वेश्चन को पढ़ा एक बार भी, इससे जो फैराडे आएगा वही जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और ऑब्वियस सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन गैस का एन फैक्टर 2 के बराबर है, ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर 4 के बराबर है, और आपको मोल्स निकालने हैं। तो जरा ध्यान से देखना, देख कैसे करेंगे, यहां देखो सब ध्यान से देखो। इस पूरे प्रोसेस में आप निकालेंगे पहले नंबर ऑफ फैराडेज। नंबर ऑफ फैराडेज इज इक्वल टू पॉसिबल क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट होगा ना, दिस इज इक्वल टू यहां पर क्या लिखा जा सकता है, मोल्स ऑफ सिल्वर इनटू यहां पर होगा एन फैक्टर ऑफ सिल्वर। ऐसा कुछ करेंगे, बोल यहां पे मोल्स कितना, मोल्स मास बाय मोलर मास होता है, मतलब क्या रिजल्ट आएगा 21/108 ना। एन फैक्टर यहां पे 1 के बराबर है, 1 को लिखा जाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास इतना फैराडे आ गया जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आपको यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस का मैटर दिया हुआ है ना, और इससे क्या क्या बनेगा बोल, अभी डिस्कशन हो गया ना, इससे हाइड्रोजन गैस डेवलप होगा। हाइड्रोजन गैस का एन फैक्टर यहां पे 2 के बराबर होता है ना, इससे पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन हो चुका है। इससे ऑक्सीजन गैस डेवलप होगा, एन फैक्टर ऑक्सीजन गैस का 4 के बराबर होता है। अब इसको तो याद ही करना, मैंने बोला ना हमेशा हाइड्रोजन का एन फैक्टर 2 होगा, ऑक्सीजन का 4 होगा, लेकिन केवल इलेक्ट्रोलिसिस में, बाकी चैप्टर्स में मत करना इसको ऐसा। बाकी चैप्टर में तो डिपेंड्स अपॉन कंडीशन होगा, वो तो आप वहां डिसाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में H2 का एन फैक्टर हमेशा 2 होगा, O2 का 4 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देख ध्यान से देख, इधर देख सारे के सारे। अब ये बात है कि जो फैराडे यहां पर है वही फैराडे सोडियम हाइड्रोक्साइड में गया, यही क्वेश्चन का कहना है ना। मतलब यहां पे स्पष्ट बोला जा सकता है कि जो नंबर ऑफ फैराडेज होगा इज इक्वल टू यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। ये कैथोड पर ना, ये किस पर, कैथोड पर हो जाएगा। तो चलो पहले इसको निकाल लेते, पहले इसको निकाल लो। कैसे करेंगे बोल, नंबर ऑफ फैराडेज हमें मालूम है, एक स्टेप और इसमें बढ़ जाए, नंबर ऑफ फैराडेज इज इक्वल टू यहां पर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू यहां पर होगा एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा कुछ करोगे। अब बताइए, ये जो नंबर ऑफ फैराडेज हमने कैलकुलेट करा, कितना कैलकुलेट करा, 21/108 इतना हमने कैलकुलेट करा ना। आपको यहां पर हाइड्रोजन गैस का मोल्स कैलकुलेट करना है, एन हाइड्रोजन इज टू बी कैलकुलेटेड, जो एन फैक्टर यहां पर होगा वो 2 के बराबर होगा ना, ये सबको श्योर है। अब बताइए क्या रिजल्ट आएगा, बोलो। अगर यहां पे हाइड्रोजन का मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा। इसको सिंपल यहां पे लिखा जा सकता है 21 इसका डबल कितना, बोल 216। इसका डबल आपको करना पड़ेगा, दैट विल बी 216 ना, और ये कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन गैस का मोल्स इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन गैस का भी मोल्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है ना। बताइए कैसे निकालेंगे, बताता हूं। हाँ मैं लिख के बताओ, पहले नोट बाद में करियो, लिख के बताओ ऑक्सीजन का मोल्स कैसे निकालेंगे, क्या लगता है तुम्हें। फिर से वही काम, NF इक्वल्स टू NE ना, अरे यही करोगे, NF इक्वल्स टू NE करोगे। तो देखिए यार, जो नंबर ऑफ फैराडेज होगा इज इक्वल टू यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ फैराडेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इनटू आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा एन फैक्टर ऑफ O2, इसमें कोई शक नहीं। अब बोलिए, जो नंबर ऑफ फैराडे यहां पर है वो कितना, बोल 21/108। दिस इज 21/108 इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मोल्स आपको यहां पे कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर ऑक्सीजन का 4, ये डिसाइड हो चुका है। अब बता क्या होगा, NO2 इज इक्वल टू 21/432 आ गया मोल दोनों का। देख दोबारा कैसे किया मैंने इसको, इस सवाल में कुछ ऐसा, सवाल को पढ़ा था, ईमानदारी से बोली, अरे क्वेश्चन पढ़ा था एक बार। 50% काम तो क्वेश्चन को समझना होता है ना, समझने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना होता है मोर देन वन टाइम्स क्वेश्चन को पढ़ना होता है। तो चलिए यहां देखिए, एक सिल्वर के डिपोजिशन का केस यहां पर है। सिल्वर का मास आपको दिया था ना, जिसको मैंने थोड़ा बदल दिया, 21 ग्राम कर दिया। आपको सिल्वर का मास दिया हुआ था, रिएक्शन यही तो होगा सिल्वर का डिपोजिशन का ना, क्योंकि हर हाल में जो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 ही होता है। तो यहां से नंबर ऑफ फैराडे कैलकुलेट करना पॉसिबल है, और क्वेश्चन का कहना है कि यही चार्ज जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए।
तो सोचना सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो जितना फेराडे एनोड को उतना ही कैथोड को मिलेगा ना। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होना है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने फिक्स कर लिया कि जो H2 का एन फैक्टर होगा वो 2 के बराबर होगा, O2 का जो एन फैक्टर होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं कैथोडिक साइड की बात करूं, NF इज इक्वल टू Ne फॉर हाइड्रोजन, और इसे हाइड्रोजन का मोल्स कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। NF इज इक्वल टू Ne फॉर ऑक्सीजन, एनोड पर ना, और यहां से ऑक्सीजन का मोल्स कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको जल्दी नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देख, सब में एक ही ट्रिक लग रहा है ना। NF इज इक्वल टू Ne, नंबर ऑफ फैराडेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अगर ये करेंगे, हर इलेक्ट्रोड पे यही काम करना होता है ना, अगर ये करेंगे तो आराम से अननोन कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। अबे पहले बताइए, क्वेश्चन आए समझ में? तुम लोग डफर हो ना यार, बताइए ईमानदारी से, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है? किसी पॉइंट में पूछ ले जल्दी से, किसी पॉइंट में दिक्कत है किसी को? किसी पॉइंट में दिक्कत है किसी को? अरे नो का मतलब मैं क्या समझूंगी? समझ में नहीं है कि दिक्कत नहीं है? पूरा डिटेल में लिखना भाई। मुझे तो लगता है नो सर मतलब समझ में नहीं आया। दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है? आ गया समझ में? जो फेराडे यहां पे देख, एक बार लास्ट में खाली समझा रहा हूं, लास्ट खाली मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन का साफ कहना है कि भाई एक काम करेंगे सिल्वर में, एक डिपोजिशन सिल्वर का है ना, उससे जो चार्ज, उसमें जो चार्ज अप्लाई करना पड़ेगा, उसी चार्ज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देना। तो अगर हमारे पास सिल्वर का डेटा प्रेजेंट है तो बहुत आसानी से NF इक्वल्स टू Ne करेंगे तो नंबर ऑफ फेराडे कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। कर लिया? वही फेराडे सोडियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड कैथोड दोनों पे जाएगा ना। एनोड पे अगर बात करते हैं तो ये पॉसिबल होगा, कैथोड पे ये पॉसिबल होगा, और बड़ी आसानी से यहां पे गैसेस का मोल्स कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर ना? इसको जल्दी नोट करो, फिर बाकी बात करते हैं। हो गया नोट? थर्टी वन को भी टिक करो, 31 भी करना है। अभी क्वेश्चन में 31 करेंगे, है ना? 31 करेंगे अभी। हो गया ना? अरे हो गया? चले क्वेश्चन में 31 पे आना है। देख 31 कैसे होगा। ध्यान से देखना। 3 electrolytic cells ABC containing solution of zinc sulfate AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series. Series connection of same current. अब इस सीरीज कनेक्शन का मतलब सेम करंट होगा, सबको आई होप मालूम है। A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? Atomic masses आपको यहां पे दिया हुआ है, सिल्वर का 108,
कॉपर का 63.5 होता है, जिंक का 65 होगा। देखिए यहां पे 63.5 दो बार लिखा गया, उसको एक ही बार कर दो, एक 63.5 को काट दो भाई, मतलब सिल्वर का एटॉमिक मास होगा 108, तो मोलर मास भी 108 ना। कॉपर का 63.5 और जिंक का 65 लेके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देख सवाल का क्या कहना है, मैं बात करता हूं। देखो यहां देखो सब ध्यान से, अगर यहां पर सेल ए की बात करोगे, इसमें जिंक सल्फेट है ना, अगर यहां पे सेल ए की बात करोगे तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, बोल, जिंक सल्फेट। जिंक का डिपोजिशन आप यहां पे करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, Zn2+, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गेन करेगा, बोल फॉर्मेशन किसका, जिंक का ना, फॉर्मेशन यहां पे जिंक का होगा। पर जो तरीका हम यूज कर रहे हैं उसमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना जरूरी होता है ना, क्योंकि आपको NF इक्वल्स टू NA ही तो करना आगे चल के, तो आपको यहां पर एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। बोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या लगता है भाई, एन फैक्टर जिंक का, बोल जल्दी कितना आएगा, जिंक का एन फैक्टर कितना आएगा, 2। तो मतलब यहां पे स्पष्ट है, जो एन फैक्टर यहां पर होगा जिंक का, ये 2 के बराबर होगा। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको यहां पे जिंक का मास कैलकुलेट करना है ना। मान लो जो जिंक का मास यहां पे एपियर होगा आगे चल के, वो x ग्राम है, मान लिया ऐसा। उसके बाद हमें यहां पे सेल बी में आना है। सेल बी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो AgNO3 है, और यहां से आपको सिल्वर को डिपॉजिट करना है ना। बस सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +1 होगा, रिएक्शन क्या, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू सिल्वर। बता सिल्वर का इन फैक्टर क्या होगा, लिख के बता, बता सिल्वर का इन फैक्टर यहां पर क्या होगा, बोल जल्दी, 1। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन कौन सा था, 31 ना। हाँ चलो, एन फैक्टर यहां पे सिल्वर का 1 के बराबर, तो चलो एन फैक्टर यहां पे सिल्वर का 1 के बराबर हो गया। और सोचिए इसका मास आपको दिया हुआ है ना 1.45 ग्राम, कितना मास, 1.45 ग्राम। तो आपको यहां पे सिल्वर का मास गिवन है, दिस इज इक्वल टू, बोल कितना, 1.45 ग्राम, ये दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे बात करेंगे सी की, सेल सी, इसमें प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट। अगर यहां पे रिडक्शन होगा तो Cu2+ का होगा, डिपोजिशन यहां पे कॉपर का होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन कराएंगे, इसको फॉर्मेशन यहां पे कॉपर का हो जाएगा। एन फैक्टर ऑफ कॉपर, बोल एन फैक्टर ऑफ कॉपर यहां पे 2 ना। और आपको यहां पे कॉपर का मास कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल में। अगर हम न्यूमेरिकल को पढ़े ठीक से, आपको कॉपर का मास कैलकुलेट करना है, तो जो मास ऑफ कॉपर यहां पर होगा, सपोज करो दिस इक्वल्स टू y ग्राम, कितना भाई, y ग्राम के बराबर। सबको दिखाई दे रहा, अब बताइए मुझे x और y कैसे कैलकुलेट करेंगे। देख यहां पे कई सारी बातें कैलकुलेट करनी, एक तो ये कैलकुलेट करना है कि टाइम टेकन यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या, टाइम टेकन, कि भाई कितने टाइम के लिए करंट आपको पास करना पड़ेगा, पहले तो ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहां पे कॉपर का मास और जिंक का मास, हाँ भाई, उसके बाद कॉपर और जिंक का भी मास कैलकुलेट करना है ना। तो चलो कैसे करेंगे, कोई आइडिया बता भाई, एनी आइडिया बता भाई। करंट आपको दिया 1.5 एम्पियर, ध्यान से देखिए, करंट आपको यहां पर दिया 1.5 एम्पियर, क्लियर ना। आपको यहां पे सबसे पहले टाइम टेकन कैलकुलेट करना है, उसके बाद की बात आगे सोचेंगे। बता कैसे निकालेंगे, ZIT बेवकूफ, ZIT क्यों करेंगे, जब मैंने बताया NF इक्वल्स टू NE करना है, तो ZIT कहां से आ गया फिर। देखो इधर, यहां देख, सिल्वर का एन फैक्टर 1, सिल्वर का मास आपको दिया हुआ है ना, तो आपको जाना पड़ेगा सिल्वर में, किस में जाना पड़ेगा, सिल्वर में। देखो फॉर सिल्वर, देखो ध्यान से, फॉर सिल्वर सोचिए, जो आपका यहां पे नंबर ऑफ फेराडेज होगा इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। मेरे बात समझ लो, सिल्वर वाले केस में यही करेंगे ना भाई, और कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ और करने को बोला मैंने बोला कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको NF इक्वल्स टू NE करना है और आंसर आता चला जाएगा। तो सोच, हमें अगर टाइम टेकन कैलकुलेट करना है तो ये तो किया जा सकता है ना, इसमें कोई शक नहीं। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखो सब,
नंबर ऑफ फेराडेज को यहां पर क्या लिखा गया, Q बाई एफ। Q को लिखा जा सकता है IT अपॉन यहां पर क्या पॉसिबल होगा, F इज इक्वल टू, ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा इसको यहां पे साफ लिखेंगे, मोल्स ऑफ सिल्वर इनटू यहां पर होगा n फैक्टर ऑफ सिल्वर। और बात को समझे, यस और नो, लिख के बता। चूंकि हमारे पास सिल्वर का मास प्रेजेंट है ना, तो आराम से सिल्वर का मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। n फैक्टर मालूम है, I दिया हुआ है, F मालूम है, तो T कैलकुलेट करना पॉसिबल है ना, बड़े आराम से पॉसिबल है। तो देखो यहां देखो सब, ये जो I का डेटा यहां पर है, दिस इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर इनटू टाइम टेकन आपको कैलकुलेट करना है। ये जो फैराडे चार्ज होगा ये 96,500 होगा, इज इक्वल टू मोल्स मास बाय मोलर मास होता है सबको श्योर, बता कितना मास, 1.45 ग्राम। ये जो मोलर मास यहां पे 180, n फैक्टर 1 के बराबर 1 को लिखेंगे नहीं, 1 को लिखा जाना कोई जरूरी नहीं है। अब बता क्या यहां से T कैलकुलेट करना पॉसिबल है, बड़ी आसानी से। तो चलो T कैलकुलेट करो सबके सब। सॉरी ये 108 होगा, अरे ठीक कर भाई, सिल्वर का मोलर मास 108 होता है ना, अरे समझ मेरा, मोल्स मास बाय मोलर मास, n फैक्टर 1 है, 1 को लिखा नहीं मैंने। अब इसको सॉल्व करते, एट 63 ग्राम आ रहा है, दोबारा चेक कर लें, 1.45 डिवाइडेड बाय 108, एट 63.7 सेकेंड्स। आंसर यहां पर होगा 863.7 सेकेंड्स। बता भाई आंसर सेकंड में क्यों, मिनट में क्यों नहीं, आवर में क्यों नहीं, कोई बता तो जरा। टाइम को सेकंड में ही क्यों दिखाया मैंने, टाइम मैंने बोला कि सेकंड में आएगा, आवर में मिनट में क्यों नहीं आएगा, ऐसा ही सिस्टम है ना। अरे सोचना, अगर ये कूलम्ब में है तो टाइम सेकंड में होगा, क्योंकि 1.5 एम्पियर आपको दिया हुआ है, तो टाइम सेकंड में आएगा, आंसर हो गया 863.7 सेकेंड्स। ये तो पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा। उसके बाद आपको यहां पर x और y कैलकुलेट करने हैं, x और y कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचते हैं। तो भाई बोर्ड पे स्पेस खत्म हो गया, जल्दी इतना नोट करो, पहले इतना जल्दी नोट करो फिर बात करते हैं ना। हो गया, चलो सबका हो गया, तो मैं एक साइड मिटा दे रहा हूं, लेफ्ट साइड। चलिए भाई, लेकिन आपको यहां पे मास से जिंक और कॉपर का कैलकुलेट करना है, एक्स और वाई भी कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे, सोचो। क्योंकि तीनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब तीनों में सेम करंट जाएगा ना, तीनों में क्या जाएगा, सेम करंट। तीनों में क्या जाएगा बोल, सेम करंट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ध्यान से देखिए, तो जब सेम करंट यहां पे तीनों सेल में जाएगा, तो जो नंबर ऑफ फैराडे होगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। दिस इज इक्वल टू पॉसिबल, यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक। दिस इज इक्वल टू पॉसिबल, यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर। देख भाई एक बार में सब समझ ले, NF इज इक्वल टू NE ना, चूंकि सेम करंट आपको सारे सेल में प्रोवाइड करना है, क्योंकि मैटर यहां पे सीरीज कनेक्शन का है। याद कर भाई, मैटर यहां पर किसका बोल, सीरीज कनेक्शन का है ना। अरे समझ में आ रहा है, मैटर यहां पे सीरीज कनेक्शन का है, सब में सेम करंट जाएगा, सेम चार्ज जाएगा। चार्ज अगर सेम जाएगा तो जो फैराडे का नंबर होगा वो सेम रहेगा, यस और नो। चार्ज अगर सेम जाता है तो फैराडे का नंबर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, क्या लगता है भाई।
सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? जल्दी बोल, सेम रहेगा ना? तो NF इज इक्वल टू Ne फॉर सिल्वर, NF इज इक्वल टू Ne फॉर जिंक, NF इज इक्वल टू Ne फॉर कॉपर। सबको ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट में, सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर ना? अब देख भाई, अब ये क्या